28 फरवरी 2002 को गुजरात में जो दंगे होते हैं वो दंगे बहुत सारी अपने आप में दर्द भरी दास्तां लिए बैठे हैं। उन्हीं दंगों की दर्द भरी दास्तां में एक दास्तां है एक ऐसी महिला की जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी। उसके साथ रेप कर लिया जाता है बारी बारी से, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 लोगों द्वारा। आज की जो दास्तां है उसी महिला की है और ये दास्तां बहुत सारे लोगों पर प्रश्न भी खड़ा करती हैं। प्रश्न खड़ा करती हैं पुलिस के ऊपर, प्रश्न खड़ा करती हैं डॉक्टर के ऊपर, प्रश्न खड़ा करती हैं प्रशासन के ऊपर। आप देख रहे हैं कहानी 24 और आज बात करेंगे बिल्किस बानो के बारे में। मैं कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व कुछ नाम मैं बोल लेता हूं जो आप याद रखिएगा, क्योंकि यही नाम हैं जो कहानी में बार बार आएंगे। ये नाम है जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह। ये राधेश्याम शाह इनका नाम तो आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे हैं बिपिन चंद्र जोशी, केशर बोहनिया, प्रदीप मोडिया, बाका बोहनिया, राजू सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना। ये सारे नाम हैं। बिल्किस बानो गुजरात के दाहोद जिले में अपने पति के साथ रहती थी। 3.5 साल की इनकी बेटी थी। वहीं पास में एक गांव था जिसका नाम था सिंगवाड़ा। ये सिंगवाड़ा जहाँ इनके माता पिता रहते थे। बिल्किस बानो अपने पति और अपनी 3.5 साल की बेटी के साथ 24 फरवरी 2002 को सिंगवाड़ा जाती हैं अपने पिता से मिलने के लिए। ठीक उसके 3 दिन बाद इस घटना का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और वो पॉइंट शुरू होता है अयोध्या से। एक ट्रेन रवाना होती है साबरमती एक्सप्रेस 27 फरवरी 2002 को। उस ट्रेन के S6 कोच में कार सेवक होते हैं जो कि अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। 27 फरवरी 2002 को उस ट्रेन को घेर करके S6 कोच में आग लगा दी जाती है और उसके अंतर्गत कार सेवक जिंदा जल जाते हैं। आरोप लगता है मुस्लिम समुदाय पर कि इन्होंने ही जानबूझ करके कार सेवकों की ट्रेन में जिंदा जला करके हत्या कर दी गई। अब क्रिया हुई थी तो प्रतिक्रिया होना लाजमी था। अगले दिन 28 फरवरी 2002 को पूरे गुजरात में दंगे फैल जाते हैं। दंगों की आग सिंगवाड़ा, जहां पर बिल्किस बानो अपने पति 3 साल की बेटी के साथ थी अपने पिता के घर, वहां तक भी पहुंचती हैं। सिंगवाड़ा जब ये दंगों की आग पहुंचती हैं तो ये इनके पिता और इनके पिता के घर वाले ये सारे मिल करके एक प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग ये होती है कि क्यों ना हम लोग बचने के लिए 3 अलग अलग ग्रुप बना करके भागे। शायद इनके पीछे ये मानसिकता रही होगी कि इन तीनों में से किसी एक ग्रुप पे हमला हो गया तो बाकी के 2 ग्रुप तो जिंदा बच ही जाएंगे। ये जिंदा बचने की कोशिश में सब अलग अलग ग्रुप में भाग जाते हैं। बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी और माँ और अपने कुछ लोगों के साथ भागती हैं। इनका ग्रुप भागते भागते पूर्व MLA मिस्टर दामोर के वहाँ पहुँच जाता है। एक रात ये मिस्टर दामोर के वहाँ ठहरते हैं। अगले दिन ये लोकल ट्राइब्स से कपड़े लेकर के अपना हुलिया बदलने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसके पीछे उनकी ये मानसिकता रही होगी कि हुलिया बदलने से हम लोग बच जाएंगे। अब ये जिंदा रहने का संघर्ष था, लेकिन होता कुछ और है। वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की जीप आकर के रुकती है और उस जीप के अंदर तकरीबन 25 से 30 लोग सवार होते हैं। जो मैंने कहानी के पूर्व में जो कुछ नाम बताए थे वो नाम इन्हीं लोगों में से होते हैं। बिल्किस बानो उन लोगों को जानती थी, शायद वो उनके गांव से थे। ये लोग बिल्किस बानो के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। नतीजा होता है लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। बिल्किस बानो नहीं भाग पाती क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। 3.5 साल की उनके पास बच्ची थी और सबसे बड़ी बात उनके पास वृद्ध माँ थी। वो बुढ़ी माँ के चक्कर में भाग न सकी। उनके साथ 7 लोग और फंस गए थे। भीड़ ने हमला किया, 7 को मौत के घाट उतार दिया। भीड़ ने उनके 3.5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। कहते हैं उनकी माँ को मारने से पूर्व उनका भी बलात्कार कर लिया गया था। बिल्किस बानो उनका रेप हो जाता है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 7 लोगों के द्वारा बारी बारी से उनके साथ बलात्कार कर लिया जाता है। आप उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से किसी महिला के साथ 7 लोगों के द्वारा रेप कर लिया जाता है और रेप के दौरान जो दर्द, जो
असहनीय पीड़ा हुई होगी वो लफ्ज़ों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बिल्किस बानो की यह हालत हो गई थी कि वो लमसम मृत हो गई थी। उन्होंने ये सोचा भी था कि इसको अब क्या मारे, उसको तो हमने रेप करके वैसे ही मार दिया, बाकी के लोगों को तो मार ही दिया है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते। बिल्किस बानो आगे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं। उसके बाद उनको होश आता है। वो वहाँ की लोकल ट्राइब्स से कुछ कपड़े लेके जैसे तैसे अपने आप को संभालती हैं। फिर उस भीड़ में से उसकी नज़र गिरती है एक होमगार्ड्स के ऊपर। ये एक विश्वास था वर्दी के प्रति, इसलिए बिल्किस बानो उसके पास जाती हैं और अपनी आप बीती उस होमगार्ड को कहती हैं। होमगार्ड बिल्किस बानो को नज़दीकी लीमखेड़ा पुलिस थाने में लेके आ जाता है। लीमखेड़ा में एक पुलिसकर्मी होता है जिसका नाम होता है सोम सिंह उर्फ सोम भाई। अब बिल्किस बानो अपने साथ घटित सारी घटना को सोम सिंह को बता देती हैं। सोम सिंह रिपोर्ट में सब कुछ लिख देता है, बिल्किस बानो से अंगूठा लगवा देता है और अंगूठा लगवाने के बाद इस केस को क्लोज कर देता है। जब बाद में सीबीआई की जांच हुई तो एक घटना सामने आई और वो घटना ये थी कि सोम सिंह ने दरअसल उस एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम लिखा ही नहीं जिनका नाम बिल्किस बानो बता रही थी। सोम सिंह ने तो केवल ये लिख दिया कि भीड़ के द्वारा हमला कर दिया गया है। खैर, इस घटना के बाद बिल्किस बानो को उस थाने से शिफ्ट कर दिया गया इकबाल रिलीफ कैंप गोधरा में। रिलीफ कैंप में बिल्किस बानो की जैसी अनगिनत महिलाएं थी जो सब अपनी अपनी दर्द भरी कहानियां एक दूसरे को सुनाया करती थी। किन्हीं ने बेटा खो लिया, किन्हीं ने पति खो लिया, कोई जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वहां तक आई थी। बिल्किस बानो ने भी इन सब को अपनी दास्तां बताई और दास्तां बताई सुगना बहन और लतीफ़ा बहन को। अब ये सुगना बहन और लतीफ़ा बहन ये दोनों थी, इन्होंने बात को आगे तक पहुंचाई। आगे चल कर के इस केस में कई सारे एनजीओ इन्वॉल्व हुए, तब ये केस फिर से खुला। कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई जांच का और जब सीबीआई की जांच हुई तो इस केस से संबंधित कई रोचक तथ्य सामने आए। सबसे पहला तथ्य तो यही था, लीमखेड़ा थाने में बिल्किस बानो ने अपनी आपबीती सुनाई और जिन अपराधियों का नाम बताया पुलिस ने उन अपराधियों का नाम लिखा ही नहीं। दूसरा, बिल्किस बानो ने जो घटना जो बताई वो पुलिस के रिपोर्ट में अलग थी, यानी सोम सिंह ने जो घटना लिखी वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके लिख ली गई थी। इतना ही नहीं, क्राइम सीन पर पुलिस गई भी नहीं और जो डेड बॉडीज थी वहाँ पर उनके साथ भी छेड़छाड़ कर ली गई थी। इस प्रकार से बहुत सारे आरोप सीबीआई जांच में सामने आए। ये मामला कोर्ट में चल रहा था, उसी दौरान बिल्किस बानो को बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी। बिल्किस बानो ने कोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि केस को राज्य से बाहर ट्रांसफ़र कर लिया जाए। केस चल रहा था महाराष्ट्र में केस चल रहा था तो वहाँ के न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। महाराष्ट्र कोर्ट का फैसला आया जनवरी 2008 में, जिसमें 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। गुजरात की सरकार को आदेश दिया गया कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। ये केस जब कोर्ट में चल रहा था तो उसके अगेंस्ट आरोपी हायर कोर्ट में गए, लेकिन हायर कोर्ट ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा। मैंने जो पूर्व में आपको नाम बताए थे उनमें से एक नाम राधेश्याम शाह, ये नाम हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ठीक हम ऑलरेडी 14 से 15 वर्ष जेल में बिता चुके हैं, इसलिए हमारी सज़ा को कम किया जाए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात सरकार को आदेश दिया कि आप इस केस को देखें और संज्ञान लें। गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी गठित की और जितने भी आरोपी थे उन सबको बरी कर दिया, यानी इन सभी की सज़ा कम कर दी। अभी आरोपी जितने भी थे सब जेल से छूट गए थे, अपने गांव पहुंचे। गांव में उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, मालाएं पहनाई गई, मिठाइयाँ खिलाई गई और उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। इसके अगेंस्ट बिल्किस बानो वापस कोर्ट चली गई। ये फैसला काफ़ी विवादित भी रहा था क्योंकि जो आरोपी थे उनके ऊपर 7 मर्डर का आरोप था, जबकि नियम के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा जिसके मर्डर हो उनकी सज़ा माफ़ी नहीं की जा सकती थी। यदि सेंट्रल की एजेंसी इन्वॉल्व हो तो भी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। इस केस में तो साक्षात सीबीआई थी, लेकिन बावजूद उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई। एक और विवाद था और विवाद ये था कि जब ये फैसला लिया गया तो इस केस से संबंधित जज से कोई किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं किया गया, यानी जज की सज़ा को माने या ना माने वो सरकार पे डिपेंड है, लेकिन सलाह मशवरा करना चाहिए था वो भी नहीं किया।
ये सारे विवाद इस केस से संबंधित आज भी हैं। केस माननीय न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, इसलिए जितने भी आरोपी जिनकी सज़ा कम करके बरी कर दिया गया था उन्हें पुनः कोर्ट में जाना पड़ेगा और बाकी की सज़ा काटनी पड़ेगी। बिल्किस बानो के साथ जिस बेरहमी से रेप किया गया और जिस तरीके से उनके घर के सदस्यों को मार दिया गया, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। इस केस में आरोपियों के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए या किस प्रकार का फैसला होना चाहिए, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। गुजरात दंगों से संबंधित यदि आपके जहन में कुछ भी हो तो ज़रूर लिखिएगा। हमारे कहानी कहने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।